नमस्कार दोस्तों, फिर से और एक वीडियो। आज मेरे पास आया है रेडमी का एक ये पोको का है, X3 प्रो है। तो ये डेड कंडीशन में मेरे पास आया है। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं इसको चार्जिंग में लगा रहा हूँ और चार्जिंग में एम्पियर क्या लिया गया है आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये लास्ट डिजिट देखिएगा, यहाँ पर ये लास्ट डिजिट देखिएगा। मैं जस्ट प्लग इन कर रहा हूँ, ये प्लग इन किया और लास्ट डिजिट देखिए, ये 0101 रिटर्न आ रहा है इस तरीके से। और डीसी रीडिंग भी आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे डीसी जो है ये लगा रहा हूँ और डीसी लगाने के बाद रीडिंग आपको शो करवा रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैं जैसे ही पावर की प्रेस कर रहा हूँ और ये 454545 इस तरीके से हो रहा है। 45456 45 या कभी कभी 15-16 पे भी चला जाता है और रिटर्न आ जा रहा है। अगर आपके पास पोको X3 है और ये सेम कंडीशन में है, तो अगर आपकी बोर्ड फ्रेश है, जैसे ये बोर्ड है, ये किसी शॉपकीपर से मेरे पास आया है, तो सीधा आपको डबल डेकर CPU रिवॉल्व करना होगा। तो डबल डेकर CPU रिवॉल्व करने के लिए अगर आपको आता है तो सही बात है। अगर नहीं आता है डबल डेकर CPU रिवॉल्व करना या सही तरीके से करना नहीं आता है, तो हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। डबल डेकर CPU में आप मास्टर बन सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में जितने भी फ़ोन आ रहा है सारे लगभग 50% हैंडसेट डबल डेकर CPU से ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, तो ये प्रोसेस देखिए किस तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ और वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे जो SMD में यूज़ कर रहा हूँ, क्विक का 857DW+। और यहाँ पे जो हीट अभी ग्लू कटिंग कर रहा हूँ स्क्रैपर की मदद से। तो यहाँ पे ग्लू कटिंग करने के टाइम पे जो हीट रखा हूँ मैं 300 और एयर को 2 पे रखा हूँ। तो यहाँ पे जो भी आप स्क्रैपर यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि स्क्रैपर जो है इसको नीचे प्रेस करके ना चले, और स्क्रैपर को कोशिश करें कि आईसी से टच होके चले, जैसे मेरा आईसी से टच होके चल रहा है। नहीं तो क्या होगा कि आपका कंपोनेंट उड़ने की संभावना ज़्यादा रहेगी। चारों तरफ से बिल्कुल पेशेंस के साथ आपको जो है ना ये स्क्रैपर चलाना है और कंपोनेंट और आईसी अलग कर लेना है। इसके बाद ये डबल डेकर सीपीयू है, ऊपर वाला जो पार्ट है ये रैम है। ये रैम खोलने के लिए मैं जो हीट अभी यूज करूंगा, ये हीट होगा आपका 360 और एयर पे 3, एयर 3। मैं यहाँ पे आप जो स्क्रैपर से ग्लू कटिंग किया उसी स्क्रैपर से आप देख सकते हैं मैं आईसी को टच करने की खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब खोलूँ, जब मैं टच कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है, जिसके कारण मुझे थोड़ा थोड़ा करके लूज करना पड़ रहा है। देखिए किस तरीके से मैं यूज कर रहा हूँ स्क्रैपर। कभी भी एक साथ उठाना नहीं है, मतलब एक साथ मैंने डाला और उठा दिया, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा देखिए, पेशेंस करिए और देखिए किस तरीके से मैं रैम को रिमूव कर रहा हूँ। हीट एयर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हीट का ही सारा कमाल है यहाँ पे, और एयर का और टाइमिंग का खेल है। मैं यहाँ पे ना फास्ट कर रहा हूँ, फॉरवर्ड कर रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिए किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। देखिए ये मेरा रिमूव हो गया रैम। रैम रिमूव होने के बाद सीपीयू की जो अपर लेयर है इसको मैं क्लीन करूंगा सबसे पहले। ठीक है, तो इसको क्लीन करने के लिए कोई महंगा पेस्ट आपको यूज करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आप मैं यूज करूंगा जो पेस्ट, जो रोजन आता है, व्हाइट स्मोक जिसको आप हम बोलते हैं, उसको डालेंगे। देखिए, और आयरन और स्क्रैपर की मदद से करेंगे। सबसे पहले मैं जो है डी शोल्डर वायर से मैं क्या कर रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा यहाँ पे सोल्डरिंग लगा हुआ है, मतलब रागा लगा हुआ है, उसको हटा रहा हूँ। उसके बाद स्क्रैपर और एसएमडी को 300 में करूंगा, और 300 के करने के बाद जो बीच में ग्लू लगा हुआ है ब्लैक कलर की, उसको रिमूव करूंगा। बिल्कुल हल्का हाथों से करना है ये काम आपको। देखिए किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। एकदम ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अगर ज़्यादा प्रेशर देंगे तो हमारा यहाँ पे जो आईसीपीयू है ये डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेगा। जहाँ पे भी लगे आपको जो बड़े बड़े लगा हुआ है
उसको आपको बड़े-बड़े पेस्ट लगा हुआ उसको आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद मैं आयरन से क्लीन करना दिखाऊंगा, किस तरीके से मैं आयरन से इसको क्लीन कर रहा हूँ। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे डाला, जो रोजन है इस रोजन को डाला, और रोजन को डालने के बाद देखिए कि मैं आयरन को थोड़ा एक ब्लेड ब्लेड तरीके से यूज कर रहा हूँ, ताकि जो पेस्ट है वो एक साइड से निकल जाए। एक ब्लेड तरीके से मैं यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये रोजन जो है ये ऊपर अच्छे से फैला रहे, नहीं तो आईसी में स्क्रैच आ जाएगा। उसके बाद डिसोल्डर वायर से मैं क्लीन करूंगा। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, और डिसोल्डर वायर चलाने के टाइम पे आपको ध्यान देना है, इसको राउंड राउंड करके शेप में घुमाना है, और नीचे प्रेस नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे आपकी जो ऊपर वाले लेयर की प्रिंट है वो घिस जाएगी, और आपको नज़र आएगा कि सारा पैड लाइन मेरा जुड़ गया है। एक्चुअली वो पैड लाइन जुड़ता नहीं है, वो एक ही लाइन होता है, जिसके वजह से आपको ऐसा लगता है कि मेरा पैड लाइन जुड़ गया है। तो अब आ जाता हूँ कि थोड़ा सा और क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करने के बाद इसको थिनर से साफ करेंगे। साफ करने के बाद सीपीयू को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे सीपीयू रिमूव करेंगे अब। तो सीपीयू रिमूव करने के लिए मैं जो हीट यूज़ कर रहा हूँ वो है 370, 370, और एयर को 3 पे रखा हूँ। आपको अच्छे से हीट करके सीपीयू को रिमूव करना है। ध्यान यहाँ पे 2-4 चीज़ देना है कि इतना ज़्यादा भी हीट नहीं कि आपका बोर्ड डैमेज हो जाए, इतना कम भी हीट नहीं कि आपका प्रिंट डैमेज हो जाए, या तो फिर आपका सीपीयू बैंड हो जाए। देखिए, मैं हीट कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं टच कर रहा हूँ कि कहीं मेल्ट तो नहीं हो रहा है। अगर मेल्ट हो रहा है तो सीपीयू को मैं उठाऊंगा। देखिए किस तरीके से मैं टच कर रहा हूँ। ये देखिए, मुझे एक गैप मिला तो यहाँ पे गैप करूंगा हल्का हल्का सा। कभी भी एक साथ उठाने की कोशिश मत करिए, एकदम आराम से करिए। तो धीरे धीरे एक एक साथ, तो एक एक बार मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हल्का टच किया। तो ये देख सकते हैं मेरा सीपीयू बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेरा खुल गया है। अब हम सरफेस क्लीन करेंगे, जो सबसे मेन पॉइंट है। ये पूरा पेस्ट भरा पड़ा है, तो सरफेस क्लीन करने के लिए यहाँ पे जो यूज़ करेंगे हम वो है आपकी, मैं पहले ही बोला हूँ कि कोई भी महंगा पेस्ट यूज़ नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जो आपका रोज़न है, वाइट स्मोक, उसको डालूंगा। और सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा रांगा लगा हुआ है उसको रिमूव करूंगा आयरन की मदद से। देखिए किस तरीके से जो बड़ी बड़ी रांगा के पॉइंट होगा ये आयरन के साथ लग के आ जाएगा। अब उसके बाद मैं डिसोल्डर वायर यूज करूंगा, उसके बाद फिर से आयरन से करूंगा। ओके, देखिए, और डिसोल्डर वायर को कभी भी सिंगल नहीं चलाना है, आपको राउंड राउंड जिस तरीके से मैंने बोला था उस तरीके से घुमाना है। और डिसोल्डर वायर चलाने के टाइम पे ध्यान दीजिए आसपास के कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट ये डिसोल्डर वायर के साथ लग के आ जाता है, तो इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। यहाँ पे अगर पेस्ट जो है ना मैंने ज़्यादा डाला हूँ, आप अगर ज़्यादा नहीं डालेंगे तो ये डिसोल्डर वायर सही तरीके से चलेगा नहीं, और आपके बोर्ड में जो है स्क्रैच आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, देखिए। बिल्कुल पेशेंस के साथ काम करना है, एकदम आराम से धीरे धीरे।
मैं पूरा वीडियो इसीलिए शो कर रहा हूँ ताकि आप इसको देख के आराम से कर पाए और समझ पाए कि किस तरीके से हो रहा है, और ये सारी चीज़ किस तरीके से हो रहा। और यहाँ पे थिनर देके फिर साफ करूँगा। साफ करने के बाद मैं एसएमडी को लूँगा और स्क्रैपर लूँगा। एसएमडी यहाँ पे मैं हीट जो यूज़ करूँगा, ये हीट होगा 300 और एयर को 2 पे, और साथ में स्क्रैपर से मैं क्लीन करूँगा। जो साइड में ब्लैक ब्लैक लाइनिंग दिख रही है, ये सारे ग्लू लगा हुआ है, देखिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सीपीयू को क्लीन करेंगे। सीपीयू को क्लीन करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए आपको। मैं जिस तरीके से आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, बहुत सिंपल प्रोसेस में। सबसे पहले आपको जो है, जो मैंने डाला था रोशन, उसको डाल देना है। उसके बाद रिसोल्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए किस तरीके से मैं एक साइड से आयरन से ग्लू को क्लीन कर रहा हूँ, धीरे 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 धीरे। आपको देखिए आयरन से कोई भी हीट देने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा एसएमडी से स्क्रैपर भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड पेस्टेड नहीं होता है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड पेस्टेड हो जाता तो आपको यहाँ पे स्क्रैपर वगैरह यूज़ करना पड़ता। तो आयरन से ये लेकिन क्लीन हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि ऊपर आपकी जिस तरीके से मैंने पेस्ट डाल कर रखा हूँ, वो पेस्ट रहना चाहिए। अगर ये पेस्ट नहीं रहेगा तो आपका काम नहीं होगा। अगर ये पेस्ट नहीं रहेगा तो आईसी में स्क्रैच आना शुरू हो जाएगा और सही तरीके से आपका क्लीनिंग नहीं होगा। जैसे ही थोड़ा सा क्लीन हो गया, उसके बाद मैं डिसोल्डर वायर से जो और थोड़ा बहुत लगा हुआ है उसको रिमूव करूँगा। देखिए किस तरीके से, बिल्कुल आराम से। और ये दोनों जो कैपेसिटर लगा है, ये कैपेसिटर अगर रिमूव भी हो जाएगा, आपका फ़ोन चालू होगा। या फिर फ़िल्टर के लिए कैपेसिटर यूज़ हो रहा है, तो ये आपको ज़रूरी नहीं है कि रहे। तो कोशिश करिएगा कि रहे तो ही अच्छा है। तो उसके बाद जहाँ पे मेरा आयरन और स्क्रैपर, आयरन और डिसोल्डर वायर नहीं पहुँच पाया है, वहाँ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 300 पे हीट रख के स्क्रैपर से क्लीन कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से मैं क्लीन कर रहा हूँ, देखिए। तो ये मेरा सीपीयू हो गया क्लीन। सीपीयू क्लीन होने के बाद मैं रैम को क्लीन कर लूँगा। तो रैम को क्लीन कर लेते हैं। वही सेम तरीका, आपको सबसे पहले जो वाइट में उसको स्मोक डाल देना है। उसके बाद आयरन से क्लीन कर लेना है। बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है, इतना ये नहीं। और यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिख रहा है जो बॉल की जगह, ये ड्राई सोल्ट है। जैसे ही आप थोड़ा इसको रिवॉल्व कर देंगे यहाँ पर, या तो फिर यहाँ पे पेस्ट डाल के थोड़ा सा आयरन चला देंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सीपीयू और रैम क्लीन होने के बाद इन दोनों को हम लोग रिवॉल्व कर लेते हैं। चलिए फटाफट रिवॉल्व कर लेते हैं।
तो ये जो है सबसे मेन पार्ट है वीडियो का, आईसी को कैसे लगाएंगे। तो लगाने के लिए सबसे पहले देखा आपने, मैंने थोड़ा सा फ्लैक्स डाला और 360 में एयर और 2 पे 360 में हीट और 2 पे एयर को रखा हूँ। और यहाँ पे आईसी को हीट करूँगा जब तक आजू बाजू से जो नीचे पेस्ट डाला था वो बाहर ना आ जाए। ये देखिएगा किस तरीके से ये पेस्ट बाहर आएगा। ये बाहर जब आएगा तब समझ जाइए कि आईसी आपका लग चुका है, अभी लगा नहीं है। जब ये पेस्ट देखिए बाहर आएगा, ये देख सकते हैं ये बाहर आ रहा है, एक साइड से नहीं आया मतलब ये साइड से नहीं लगा हुआ है। जब पेस्ट बाहर आ जाएगा तो समझ जाएंगे हम क्या कि ये, अभी तक मुझे चारों साइड से पेस्ट नहीं दिखाई दिया इसलिए वापस में हीट कर रहा हूँ। देख सकते हैं चारों ओर से पेस्ट वापस बाहर आ गया, इसका मतलब सीपीयू ऐसे लग चुका है। उसके बाद रैम लगाएंगे। रैम लगाने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है, हल्का सा पेस्ट लगाना है, कभी ज़्यादा पेस्ट लगाना नहीं है, नहीं तो बीच में ये पेस्ट डालने के बाद आप हीट डालेंगे, हीट पेस्ट भाप बनेगा, भाप बनने के बाद बीच में क्या हो सकता है, गैप हो सकता है। तो यहाँ पे वही एयर वही हीट यूज़ करूँगा, कोई दूसरा कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं रैम को नॉच कट पॉइंट के हिसाब से बैठा दूंगा और बैठाने के बाद सीधा हीट करूँगा। हीट करने के बाद ध्यान दीजिए कि किस तरीके से मैं टच कर रहा हूँ, और टच करने के बाद मैं समझ रहा हूँ कि रैम लगा है कि नहीं। वही तरीका है कि साइड से आपकी जो है ना फ्लैक्स बाहर आएगा तो ही समझ पाएंगे अपन कि सिर्फ जो रैम है आपका लग चुका है। ये देखिए साइड से पेस्ट बाहर आया ऊपर की तरफ, देखिए थोड़ा सा। तो ये अब मैं फाइनल टच देके थोड़ा सा हल्का सा देख, तो आपने देखा मैंने किस तरीके से डबल डेकर CPU रिवॉल्व किया यहाँ पे। तो अब चलिए देखते हैं ये फ़ोन गर्म है तो ये फ़ोन चालू हुआ है कि नहीं हुआ है, देखते हैं एक बार। और आशा करता हूँ चालू हो गया होगा, नहीं होगा तो हम फिर से देखेंगे डीसी रीडिंग। मैंने जिस तरीके से आपको डीसी रीडिंग दिखाया था कि 1 वापस आ रहा था और चार्जिंग की पोर्ट में। सबसे पहले तो मैं आपको चार्जिंग में दिखाऊंगा कि चार्जिंग में क्या आ रहा है इसका। यहाँ पे देख सकते हैं ये नीचे वाला पूरा, ये नीचे वाला मैं फ़ोन में लगा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं पूरा चार्जिंग ले लिया। और फ़ोन को देखिए ये लोगो पे आ चुका है, मतलब ये फ़ोन अभी तो लोगो पे आ चुका है और फुल चार्ज भी है बैटरी। तो हम इसको चालू करते हैं और देखते हैं फ़ोन चालू हुआ है कि नहीं हुआ। ये देख सकते हैं लोगो आ चुका है। तो अगर आपके पास इस तरीके से रीडिंग आता है तो आप सीधे डबल डेकर CPU रिवॉल्व कीजिए। और डबल डेकर CPU रिवॉल्व करना नहीं आता है या फंसते हैं और 2 काम होता है तो 4 काम नहीं होता है, तो ऐसे अगर काम आपके पास भी हो रहा है तो हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। डबल डेकर CPU में मास्टर बन सकते हैं आप खुद भी। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से टच भी वर्किंग कर रहा है पूरी तरीके से। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।